अगर आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और नो कांटेक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन की वजह से आपको बहुत इमोशनल पेन है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी है और रिश्ते को खो देने का, सामने वाले इंसान को खो देने का बहुत डर है, जिसकी वजह से पैनिक अटैक आना, ओवर थिंकिंग होना, एंजाइटी में रहना और कहीं पर भी मन ना लगना। अगर आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो ये एक रिकॉर्डेड हीलिंग सेशन है, ये एक रैंडम यूट्यूब वीडियो नहीं है। मैं चाहती हूँ आप बहुत रिलैक्स होकर, शांत होकर एक पेन और पेपर लेकर बैठें। इस रिकॉर्डेड हीलिंग सेशन में हम राइटिंग थेरेपी के माध्यम से खुद को एक पत्र लिखेंगे। ये पत्र हमको एक राइट गाइडेंस और एक राइट एनर्जी देगा। इस सेशन के माध्यम से आपको एक अलग ही तरह की ऊर्जा का प्रभाव मिलेगा और मैं इस सेशन को डेडिकेट करती हूँ हमारी प्यारी श्री राधा रानी जी को। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है, रिश्तेदार है, दोस्त है, जो सेपरेशन और नो कांटेक्ट की सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप उनके साथ इस सेशन को साझा करें। शायद किसी का दर्द कम हो पाए, शायद किसी को जीने की उम्मीद फिर से मिल पाए। तो बोलिए श्री राधे राधे। अपना पेन और पेपर निकालें और पहले हम 2 मिनट तक एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे और फिर हम लेटर राइटिंग के लिए जाएंगे। अलाथी पिलाथी मारकर बैठें, गहरी सांस लें, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड जेंटली रिलीज इट। गहराई से सांस लें, उसे रोकें और फिर बहुत फ्लो के साथ एफर्टलेसली उस सांस को छोड़ें। अपने भीतर प्रवेश करें, आराम आराम से अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी अपने पास लेकर आएं। आप अपना पूरा ध्यान आराम आराम से अपने पास वापस ला रहे हैं। फ़िलहाल आपकी ऊर्जा अलग अलग जगह पर बिखरी हुई है, स्कैटर्ड है। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं और हर चीज़ हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही है। इसीलिए उस डर की एनर्जी को, एंजाइटी की एनर्जी को पीछे छोड़कर अपने ट्रू सेल्फ से एक बार खुद से मुलाकात करें। कम बैक टू योर सेल्फ। गहरी सांस, आंखें बंद, शोल्डर्स रिलैक्स और गहरी सांस। आपका पूरा ध्यान आपके ऊपर, पूरी ऊर्जा अपने पास बुला रहे हो। हर उस सिचुएशन से, हर उस व्यक्ति से अपनी ऊर्जा वापस खींच रहे हो। और अब हम अपने पत्र की शुरुआत करते हैं। माई ब्यूटिफुल डैश, यानी जो भी आपका नाम है, जैसे कि इनका नाम टाबू है, नहीं इनका नाम न्यारू है, ये टाबू है, तो ये हमारी प्यारी सी न्यारू है। तो माई डियर न्यारू मतलब आपका जो नाम है आप वो लिखेंगे। तो अब आप खुद को लिख रहे हैं, माई डियर न्यारू। नेक्स्ट लाइन, मैं जानती हूँ, अगर आप मेल हैं तो जानता हूँ करके लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास 1-to-1 सेशंस बहुत ज़्यादा फीमेल्स के रहे हैं
बहुत परेशान पाया है, तो मैं अपने लेटर को फीमेल वर्जन में ही लिखवाऊंगी। अगर आप एक मेल हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप जानता हूँ, जानती हूँ, आप अपने अनुसार लिखिए। माई डियर ब्यूटीफुल न्यारू, मैं जानती हूँ इस समय आप बहुत थक चुके हैं। लिखना है आपको ये। इट इज़ अ राइटिंग थेरेपी। ये आपकी सोल, बॉडी और माइंड में एक अलाइनमेंट लेकर आएगी। हाँ, लिखने का काम थोड़ा सा एफर्ट वाला है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स उतने ही बढ़िया हैं। एक बार लिख कर देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी। मैं जानती हूँ इस समय आप बहुत थक चुके हैं। आपका दिल भारी है। आपका दिल भारी है। मन लगातार भाग रहा है। मन लगातार भाग रहा है। सीने में एक घुटन है। और दिमाग बार बार सिर्फ एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। और दिमाग बार बार एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक लाइन छोड़कर लिखिएगा। क्या यह रिश्ता बचेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या यह रिश्ता बचेगा? अगर वो मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कैसे जी पाऊंगी? अगर वो मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कैसे जी पाऊंगी? उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? वो मेरी तरह इस रिश्ते में इन्वेस्टेड क्यों नहीं है? वो मेरी तरह इस रिश्ते में इन्वेस्टेड क्यों नहीं है? क्या सच में अब सब खत्म हो जाएगा? क्या सच में अब सब खत्म हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। एक लाइन छोड़कर आगे लिखिएगा। इन सभी सवालों के बीच, इन्हीं सभी सवालों के बीच धीरे धीरे आपने खुद को खो दिया है। आपके मन में ये सारे सवाल आते रहते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, दिन हो, रात हो। ये सवाल आपको अंदर से खाते रहते हैं और इन सवालों की वजह से, इस रिश्ते की वजह से, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे हैं, आपने खुद को खो दिया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, इन्हीं सभी सवालों के बीच धीरे धीरे आपने खुद को खो दिया। आगे लिखिए। सुबह उठते ही सबसे पहला विचार उसी इंसान का आता है। सुबह उठते ही सबसे पहला विचार उसी इंसान का आता है। रात को सोने से पहले आखिरी विचार भी उसी इंसान का होता है।
जब ये लाइन आप खुद को बोल रहे हो ना, सुबह उठते ही सबसे पहला विचार उसी इंसान का आता है, रात को सोने से पहले आखिरी विचार भी उसी इंसान का आता है। जब ये बात लिख कर आपने खुद को बोली, आपने खुद को अपना वैलिडेशन दिया। आगे लिखिए, फ़ोन बार बार चेक करना, फ़ोन बार बार चेक करना, उसके मैसेज का इंतज़ार करना, हर छोटी बात को ओवरथिंक करना, हर छोटी बात को ओवरथिंक करना, उनकी चुप्पी को अपने खिलाफ समझना, उनकी चुप्पी को अपने खिलाफ समझना, उनके हर व्यवहार का एक मतलब निकालने की कोशिश करना, उनके हर व्यवहार का मतलब निकालने की कोशिश करना। एक लाइन छोड़कर अब लिखिएगा, ये सब आपको अंदर से तोड़ रहा है। ये सब जो ऊपर हमने बोला कि बार बार फ़ोन चेक कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, हर छोटी छोटी बात को रिप्ले कर रहे हो, वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको सोच कर आप अंदर से कलप रहे हो, तड़प रहे हो, उनके बिहेवियर को बार बार इवेलुएट कर रहे हो, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो तो हस्बैंड है, उनको तो ऐसा करना चाहिए था, वो तो वाइफ है, उसको तो ऐसा करना चाहिए था। एक्सपेक्टेशंस है और एक्सपेक्टेशंस के अंदर बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा गहरा दर्द, जैसे सीने पे किसी ने 5000 किलो का वज़न रख दिया हो। एंड आई कैन फील योर पेन, आई कैन फील कि ये दर्द कितना अनबियरेबल है, इसे ये असहनीय दर्द है। शायद कोई और इंसान आपकी सिचुएशन से रेजोनेट ना कर पाए, लेकिन आपके इस दर्द को मैं बहुत बखूबी जानती हूँ। आगे लिखिएगा, लास्ट लाइन ये था, ये सब आपको अंदर से तोड़ रहा है। एक लाइन छोड़ के फिर से, कभी आप चुपचाप रोते हो, कभी खुद को समझाने की कोशिश करते हो, कभी आप चुपचाप रोते हो, कभी खुद को समझाने की कोशिश करते हो, कभी डर इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है, कभी डर इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। I can feel your heaviness. I know you want to cry out loudly. I can resonate with your pain. आगे एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, और क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा दर्द में है, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा दर्द में है, इसीलिए आप हर जगह जवाब ढूंढने लगते हो, इसीलिए आप हर जगह जवाब ढूंढने लगते हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो रीडिंग हो, कोई प्रेडिक्शंस हो, कोई साइंस हो। ओवर इवैल्यूएटिंग, ओवर कंसर्न, बहुत सारी एनर्जी लगा रहे हो। आगे लिखिए, बार बार बस यही जानना चाहते हो कि क्या वो वापस आएंगे, क्या ये रिश्ता फिर से ठीक होगा। लिखिए, बार बार बस यही जानना चाहते हो कि क्या वो वापस आएंगे, क्या ये रिश्ता फिर से ठीक हो पाएगा। ये इस लेटर की एक टोन है, यानी लेटर में जितना हमने अभी तक लिखा, ये जो हमारी राइटिंग है ये फ़िलहाल हमारी फ़िलहाल की सिचुएशन को वैलिडेट कर रही है, और आप इस चीज़ को रेजोनेट भी कर रहे हो कि हाँ,
ये तो मैं सफ़र कर रहा हूँ। अब लेटर का एक सेकंड पार्ट शुरू होता है जो आपकी अंदर की आत्मा आपको समझाना चाहती है। ये तो फ़िलहाल आपकी प्रेजेंट में राइट एनर्जीज़ हैं। फ़िलहाल प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो हमने लिखी हैं इस लेटर में, ताकि हम खुद को अपना वैलिडेशन दे पाएँ। अभी सेकंड पार्ट है जिसमें आपके अंदर का इंसान, आपका हायर सेल्फ आपको कुछ नया एक्सपोजर देगा और बहुत सारा प्यार देगा। तो नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा, माई डियर न्यारू, आपका जो भी नाम है वो लिखिएगा। आज तो हमारी न्यारू के नाम ये लेटर है, ठीक है। माई डियर न्यारू, लिसन मी, सुनिए मुझे। सबसे बड़ा दर्द सिर्फ किसी इंसान से दूर होना नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द किसी इंसान से दूर होना नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द होता है खुद से दूर हो जाना। सबसे बड़ा दर्द होता है खुद से दूर हो जाना। कहीं ना कहीं किसी को प्यार करते करते उसे खोने के डर में रिश्ते को बचाने की कोशिश में आपने खुद का हाथ छोड़ दिया। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, राइट इट डाउन। कहीं ना कहीं किसी को प्यार करते करते उसे खोने के डर में रिश्ते को बचाने की कोशिश में आपने खुद का हाथ छोड़ दिया और आप पूरी तरह से अदर सेंट्रिक हो गए। अदर सेंट्रिक का मतलब है कि अगर आपका जीवन है एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, और उस सर्कल के सेंटर पे कौन होते हैं? आप खुद बैठे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर हैं, आप अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हैं। लेकिन किसी को प्यार करते करते, किसी को खोने का डर, रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी, सब कुछ ख़त्म हो जाने का डर, इन सब के बीच में आपने खुद को छोड़ दिया पीछे। तो आपके जीवन के सेंटर पर आप नहीं हो, वो सामने वाला इंसान बैठ गया। अब आपके दिमाग में अपनी हेल्थ को लेकर थॉट्स नहीं आते, अपने करियर को लेकर थॉट्स नहीं आते, आप अपने लिए पॉजिटिव नहीं होते, अपने टाइम के लिए पॉजिटिव नहीं होते, अपनी एनर्जी के लिए पॉजिटिव नहीं होते कि आप कितने परेशान हो रहे हो, कौन सी जो बेयर मिनिमम नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, क्यों सामने वाला इंसान आपको वो उतना प्यार तवज्जो नहीं दे पा रहा है जो आप डिज़र्व करते हो। नाउ यू आर आस्किंग रियल क्वेश्चंस। तो आपने लिखा, आप पूरी तरह से अदर सेंट्रिक हो गए। आपकी इमोशनल स्टेट, आपकी खुशी, आपका मूड, आपकी शांति, सब कुछ उस इंसान के व्यवहार पर डिपेंड करने लगा। आपका इमोशनल स्टेट, आप अच्छा फील करोगे कि ख़राब फील करोगे, आपकी हैप्पीनेस, आपका मूड, आपका इनर पीस, सब कुछ इस इंसान के ऊपर डिपेंड करने लगा। उनका रिप्लाई, उनका अटेंशन, उनका प्यार, उनकी प्रेजेंस। यानी आप किस बारे में लगातार चिंतित हैं, उनका रिप्लाई आया कि नहीं आया, उन्होंने आपको अटेंशन दी कि नहीं दी, उन्होंने आपको प्यार किया कि नहीं किया, वो आपके लिए इमोशनली प्रेजेंट हैं कि नहीं है। और धीरे धीरे आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म होने लगी। यानी आप भूलने लगे कि आपका भी एक अस्तित्व है, एक जीते जागते हरे भरे इंसान हैं आप। द लास्ट लाइन इज़, और धीरे धीरे आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म होने लगी और आपने अपनी पूरी इमोशनल एनर्जी एक इंसान में इन्वेस्ट कर दी। आपकी जो पूरी इमोशनल एनर्जी है कहाँ इन्वेस्ट हो गई? सामने वाले इंसान में। तो अभी आपका बहुत भारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहा है उस इंसान में, और अब आपको साइकोलॉजिकली और इमोशनली बहुत 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 डर है कि मेरा इन्वेस्टमेंट है 500 करोड़ का, वो डूब ना जाए। तो आपका माइंड उस चीज़ को ऐसे ही परसीव कर रहा है, मेरा 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इतना टाइम एनर्जी लगाया, कहीं ये चीज़ ख़त्म ना हो जाए।
आपका माइंड इस चीज़ को ऐसे ही रीड कर रहा है। आगे लिखिएगा। अब उनका कोल्ड बिहेवियर, उनकी इग्नोरेंस, उनकी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, उनकी दूरी आपको अंदर से मार रही है। अब उनका कोल्ड बिहेवियर कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो, ऐसा लग रहा है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उनका इग्नोरेंस, टोटली अवॉइड कर रहे हैं आपको। इमोशनली अनअवेलेबल है, उनकी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, उनकी दूरी, जो उन्होंने एक इमोशनल डिस्टेंस बना ली है, एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना ली, एक फिज़िकल डिस्टेंस बना ली है, आपको अंदर से मार रही है। माई डियर न्यारू, यानी आप खुद को लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे, आपका हायर सेल्फ है, जो आपकी सोल है, आपका जो बेस्ट वर्जन है, वो फ़िलहाल आपको ये बता रहा है कि माई डियर न्यारू, कोई भी इंसान आपकी पूरी इमोशनल दुनिया नहीं बन सकता है। कोई भी इंसान आपकी पूरी इमोशनल दुनिया नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, इसीलिए नहीं कि वो गलत हैं, इसीलिए क्योंकि ये अटैचमेंट, फियर, इनसिक्योरिटी, इमोशनल डिपेंडेंसी और इमोशनल वुंड से बनी है। यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो आपकी दुनिया ना इमोशनल दुनिया है, इमोशनल वर्ल्ड है आपका। अगर आपने किसी एक इंसान को अपना इमोशनल वर्ल्ड बना लिया तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? लेटर में लिखा गया है कि माय डियर न्यारू, कोई भी इंसान आपकी पूरी इमोशनल दुनिया नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरे हैं, इसलिए भी नहीं क्योंकि वो गलत हैं, इसलिए क्योंकि ये जो अटैचमेंट आपको होगा ना इस इंसान के साथ, इस अटैचमेंट में फियर होगा, इनसिक्योरिटी होगी, इमोशनल डिपेंडेंसी होगी और बहुत सारे इमोशनल वुंड बन जाएंगे, क्योंकि आपने एक इंसान को पूरी इमोशनल दुनिया बना लिया। तो जब हम एक इंसान को अपनी पूरी इमोशनल दुनिया बना लेते हैं तो वहाँ पर जो भी हमारा उस इंसान के साथ अटैचमेंट डेवलप होगा ना, उस अटैचमेंट में बहुत सारा डर होगा, बहुत सारी इनसिक्योरिटी होगी, बहुत सारी डिपेंडेंसी होगी और बहुत सारी संभावनाएं होंगी इमोशनल घाव बनने की, क्योंकि आपने सब कुछ अपना पूरा न्योछावर कर दिया है। आपके बैंक अकाउंट में 500 करोड़ थे, आपने 500 के 500 करोड़ उस इंसान पे लगा दिए। 2 फूटी कौड़ी अपने सर्वाइवल के लिए नहीं रखी कि भाई मुझे भी तो खर्चे हैं, मेरा भी तो इमोशनल एक्सपेंडिचर है, मुझे भी तो खर्चा करना है, मुझे भी तो खाना पीना आराम करना है। लेकिन आपने अनप्रपोर्शनली, जबकि सामने वाले इंसान के पास भी 500 करोड़ थे, उसने पूरे 500 करोड़ नहीं लगाए, उसने शायद 50 लाख या 1 करोड़ लगाया है या मैक्सिमम 10 करोड़ लगा दिया होगा। मैं ये नहीं बोल रही सामने वाले इंसान ने एनर्जी नहीं दिया, सामने वाले इंसान ने एफर्ट नहीं दिया, लेकिन वो प्यार करते करते अपने आप को नहीं भूला। वो अपने आप में कहीं ना कहीं सेटल्ड था, उसकी अपनी हॉबीज़ थी, उसका अपना रूटीन था, उसका अपना काम था, अपना जिम था, कुछ तो था उसका अपना कहने के लिए। और आपने अपना सब कुछ छोड़ के आपने इस एक इंसान को अपनी पूरी इमोशनल दुनिया बना लिया। और जब भी कोई एक इंसान इमोशनल दुनिया बनता है दूसरे इंसान की, वहाँ पर संभावनाएं है कि अटैचमेंट में फियर होगा, इनसिक्योरिटी होगी, डिपेंडेंसी होगी और बहुत सारे घाव होंगे। एक लाइन छोड़कर लिखिएगा। इस समय आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। इस समय आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल चार्ज जमा हो चुका है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल चार्ज है। इमोशनल चार्ज का मतलब क्या है? लिखिए आगे। आपके अंदर बहुत इमोशनल चार्ज जमा हो गया है। आप शिकायतों से भरे हुए हो, पुराने दर्द से भरे हुए हो, गुस्से से भरे हुए हो, नाराज़गी से भरे हुए हो, गिल्ट से भरे हुए हो। और अब इतना इमोशनल वेट लेकर चलना आपको बहुत भारी लग रहा है। इतना इमोशनल वेट लेकर चलना आपको बहुत भारी लग रहा है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल चार्ज जमा हो चुका है। आप शिकायतों से भरे हुए हैं, पुराने दर्द से भरे हुए हैं, गुस्से से भरे हुए हैं,
नाराज़गी से भरे हुए हैं, गिल्ट से भरे हुए हैं, और अब इतना इमोशनल वेट लेकर चलना आपको बहुत भारी लग रहा है। कहने का प्रयास ये किया गया है कि जब आप उस इंसान के साथ रहे हो तो आपके जो इश्यूज़ हैं ना वो रिज़ोल्व नहीं हो पाए, सुलझ नहीं पाए। आर फॉर रिज़ोल्व की जगह आर फॉर रिसेंटमेंट, मतलब नाराज़गी आ गई। सामने वाले ने आपको अटेंशन नहीं दिया, इमोशनल एनर्जी नहीं दिया, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बने रहे एज़ इट इज़, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती चली गई, और ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम उस रिश्ते में शिकायतों ने बहुत ज़्यादा जगह घेर ली। उनको आपसे शिकायत है, आपको उनसे शिकायत है, यानी ये हमारे प्यारे से टाबू जी हैं, ये हमारी न्यारू हैं, मान लीजिए ये रिलेशनशिप में, तो इनके बीच में कौन सी एनर्जी है? कंप्लेंट्स की एनर्जी, नाराज़गी की एनर्जी, गुस्से की एनर्जी। तो आपको लगता है इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप ठीक हो पाएगा? इस एनर्जी को हटाना होगा। आगे लिखिए, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। आपका हायर सेल्फ, या मान लीजिए स्वयं श्री राधा रानी जी आपको समझा रही है, एक बात बहुत गहराई से समझिए। अब ये बहुत गहरी बात है। एक बात बहुत गहराई से समझिए, अगर कल आपका पार्टनर वापस भी आ जाए, अगर रिश्ता फिर से शुरू भी हो जाए, अगर कम्युनिकेशन फिर से बनने भी लगे, फिर भी बिना हीलिंग के वही प्रॉब्लम दोबारा आएंगी। एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, एक बात गहराई से समझिए, अगर कल आपका पार्टनर वापस आ जाए, अगर रिश्ता फिर से शुरू हो जाए और कम्युनिकेशन फिर से बनने लगे, फिर भी बिना हीलिंग के वही प्रॉब्लम दोबारा आएगी। एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट, एक थोड़ा सा लेट रिप्लाई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर सारे इमोशनल पेन, कंप्लेन, मेमोरी, इमोशनल वुंड वापस सरफेस पर आ जाएंगे। राइट इट डाउन, लिखिए एक बार। एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट, एक लेट रिप्लाई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर सारे पुराने दर्द, शिकायतें, मेमोरीज, इमोशनल वुंड वापस सरफेस पर आ जाएंगे। क्योंकि असली समस्या सिर्फ रिश्ता नहीं है, क्योंकि असली समस्या सिर्फ रिश्ता नहीं है, असली समस्या वो इमोशनल एनर्जी है जो इस समय आपके अंदर भरी हुई है। असली समस्या वो इमोशनल एनर्जी है जो इस समय आपके अंदर भरी हुई है। इसीलिए जीवन आपको पोज दे रहा है, यानी लाइफ ने ना आपको एक मौका दिया है कि आप सेपरेशन में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, वो अपने घर हैं, आप अपने घर हो, तो आपको एक पोज मिला है, एक विराम मिला है कि आप जो आपके अंदर ये इमोशनल एनर्जी है ना, कि पुराने वुंड है, शिकायतें हैं, गुस्सा है, ये जो सारी एनर्जी है, इस एनर्जी को अपने अंदर से हटाने के लिए मौका मिल रहा है। जीवन ने आपको पोज दिया है। आपके तो मन में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ये जो सेपरेशन है, ये जो नो कांटेक्ट है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, बर्डन नहीं है। क्योंकि अगर आप आज भी अचानक से साथ में रहने लग जाओ, लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी पे काम नहीं किया है, तो आप दोबारा से लड़ने झगड़ने लग जाओगे, दोबारा से आरोप प्रत्यारोप में चले जाओगे। तो अभी जो जीवन ने आपको नो कांटेक्ट की और सेपरेशन की सिचुएशन दी है ना, उस सिचुएशन के लिए लिखा गया है, ये समय आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुद वापस तक लाने के लिए है। ये समय, ये जो समय है ना नो कांटेक्ट वाला, ये समय आपको सज़ा देने के लिए नहीं है, ये आपको खुद तक अपने पास लाने के लिए है। यह फेज़ आपको एक बहुत गहरी बात सिखा रहा है।
ये जो फेज़ है ना नो कांटेक्ट वाला, तो ये फेज़ ये जो नो कांटेक्ट वाला है, ये क्या सिखा रहा है आपको? किसी से प्यार करते करते आप खुद को नहीं खो सकते। किसी को प्यार करते करते आप खुद को नहीं खो सकते। इस समय आपको बार बार उन्हें चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको उन्हें चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी लाइफ का जो ये फेज़ है ना आपका नो कांटेक्ट और सेपरेशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि ये जो फेज़ है वो क्या है? इस समय आपको बार बार उन्हें चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको धीरे धीरे वापस अपने सेंटर में आने की ज़रूरत है। इस समय आपको धीरे धीरे वापस अपने सेंटर में आने की ज़रूरत है, खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है, खुद से दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है। और मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है। गहरी सांस, आगे लिखिएगा। जब कोई इंसान इमोशनली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है तो डिस्टेंस बहुत पेनफुल लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, जब कोई इंसान इमोशनली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है तो डिस्टेंस बहुत पेनफुल लगता है, नो कांटेक्ट बहुत पेनफुल लगता है, लेकिन कई बार यही दूरी इमोशनल डिटॉक्स बन जाती है। कभी कभी यही डिस्टेंस क्या बन जाती है? इमोशनल डिटॉक्स। जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना कि बहुत सारे टॉक्सिन्स आ गए हैं शरीर में, शरीर की इम्यूनिटी बार बार कमज़ोर हो रही है, शरीर बार बार बीमार हो रहा है, चेहरे की रंगत जा रही है, फुर्ती कम हो रही है, तो हम बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लेकर जाते हैं कि बढ़िया बढ़िया जूसेस पिलाते हैं, खाना चेंज करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा रूटीन चेंज करते हैं। वैसे ही अब रिश्ते में ना बहुत टॉक्सिसिटी आ गई है। वो आप पे गुस्सा, आप उन पे गुस्सा, उनको आपसे शिकायत, आपको उनसे शिकायत। अभी जो नो कांटेक्ट वाला सेपरेशन वाला टाइम है, ये एक इमोशनल डिटॉक्स है आपके लिए भी और उनके लिए भी। उनके लिए कैसे, आगे लेटर में पता चलेगा, लेकिन अभी आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन को क्या बोलोगे? ये तो इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन फेज़ है। आगे लिखिए, जब इमोशन बहुत चार्ज्ड होते हैं तो लगातार कांटेक्ट सिर्फ और ज़्यादा रिएक्शन, आर्ग्यूमेंट और सफोकेशन पैदा करता है। जब इमोशन बहुत चार्ज्ड होते हैं, मतलब आप भी बहुत इमोशनली चार्ज है, सामने वाला चार्ज है, आप गुस्सा, वो गुस्सा, ये आरोप, वो आरोप, आप एक दूसरे को बहुत मैं कहूँगी क्रोध की नज़र से देख रहे हैं, घृणा की नज़र से देख रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से देख रहे हैं। जब इमोशन बहुत चार्ज्ड होते हैं तो लगातार कांटेक्ट सिर्फ और ज़्यादा रिएक्शन, और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, और ज़्यादा सफोकेशन पैदा करता है। और जितना ज़्यादा आप फियर से किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ज़्यादा दूसरा इंसान इमोशनली दूर जाने लगता है। फिर से, जितना ज़्यादा आप फियर से किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ज़्यादा दूसरा इंसान
इमोशनली दूर भागता है। यानी आप अपने डर की वजह से, फियर की वजह से, अपने एंजाइटी की वजह से जितना सामने वाले को पकड़ने की कोशिश करोगे कि मेरी बात सुनो, मेरे साथ रहो, मुझे प्यार दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे बेयर मिनिमम इमोशनल अवेलेबिलिटी दो, अगर ये सारी चीज़ें आपकी डर की वजह से आ रही हैं, आपकी एंजाइटी की वजह से आ रही हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके अंदर रिएक्शंस आ रही हैं क्योंकि शायद सामने वाले इंसान की आपके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, या वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या उनके मिजाज आपसे अलग हैं, उनकी तासीर आपसे अलग है, लेकिन उनके मिजाज की वजह से, उनके कैजुअल एटीट्यूड की वजह से, उनके बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की वजह से आपके अंदर डर आ गया है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई है, और उस डर की वजह से, उस इनसिक्योरिटी की वजह से आप बहुत स्पीड में उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, तो वो इंसान और फिर इमोशनली डिस्टेंस बनाता है आपसे, वो दूर भागने लगता है। क्योंकि प्यार इमोशनल पैनिक में सांस नहीं ले पाता, क्योंकि प्यार इमोशनल पैनिक में सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपके और उनके बीच में जो बीच का माहौल है, जो बीच की एनर्जी है, वो वहाँ पर एक इमोशनल पैनिक सिचुएशन आ गई है। तो यहाँ पे प्यार, कंफर्टेबल वाला प्यार, सहजता वाला प्रेम आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये दूरी रिजेक्शन नहीं है, यानी ये जो आपका और उनके बीच का जो नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ये कोई रिजेक्शन नहीं है, ये हीलिंग स्पेस है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन वाला सिचुएशन, जहाँ वो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में है, रिश्ते का क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी किसी ने डिसाइड नहीं किया है, बहुत ही टेंटेटिव सी चीज़ है, बहुत ही प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है। वो इंसान अपनी लाइफ में थोड़े नॉर्मलाइज हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हो रहे हो, ये एक इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन वाला फेज़ है। तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि रिजेक्शन है या रिश्ता टूट गया, हम ये बोलेंगे एक हीलिंग स्पेस है। उस इंसान को भी रिलैक्स होने का मौका मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आगे लिखिए, यह स्पेस दोनों लोगों को सोचने का मौका देता है, खुद को देखने का मौका देता है, इमोशनली रिलैक्स होने का मौका देता है। और इस दौरान आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर को कंट्रोल करना नहीं है। यह स्पेस, नो कांटेक्ट वाला, जिसको हम हीलिंग स्पेस बोल रहे हैं, यह स्पेस आप दोनों लोगों को सोचने का मौका देता है, खुद को देखने का मौका देता है, इमोशनली रिलैक्स होने का मौका देता है। और इस दौरान आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर को कंट्रोल करना नहीं है, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को हील करना है। रोना है तो रोइए, आराम करना है तो आराम कीजिए, प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना कीजिए। अगले पैराग्राफ में शुरू करेंगे, लिखेंगे, एक लाइन है कि आपको रोने का मन है तो आप रो लीजिए, वो एक इमोशनल रिलीज़ है। रोना इमोशनल रिलीज़ होता है, शरीर के स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि बॉडी बहुत हैवी इमोशंस को प्रोसेस कर रही है। बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली गई है कि कैसे ज़िंदा रहूं, कैसे सर्वाइव रहूं, तो वो बार बार रोना आपका इमोशनल पेन रिलीज़ हो रहा है। वो बॉडी उन इमोशन को प्रोसेस कर रही है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली एक बहुत भारी भरकम प्रोसेसिंग चल रही है। आपको आराम करना है, आप आराम कीजिए, आपको प्रेयर्स करनी है तो आप प्रेयर्स कीजिए, लेकिन धीरे धीरे खुद को चुनना शुरू करिए, धीरे धीरे खुद को चुनना, खुद को चूज़ करना शुरू करिए। आगे लिखिए, अपने इनर चाइल्ड से बात कीजिए, अपने यंगर सेल्फ को फॉरगिव कीजिए। अपने इनर चाइल्ड से, यानी आपके अंदर का जो इमोशनल सेल्फ है ना, उससे बात कीजिए। अपने यंगर सेल्फ को फॉरगिव करिए, यानी जो आप आज से 2 साल पहले इंसान थे, 4 साल पहले इंसान से, 10 साल पहले इंसान थे, शायद जिसने बहुत इमोशनल होकर फ़ैसला ले लिया, प्रैक्टिकल होकर फ़ैसला नहीं लिया, कोई रेड फ्लैग दिख रहा था वो आपने देखा नहीं, इग्नोर कर दिया, आप बहुत ज़्यादा प्यार में चले गए, शायद मैच्योरिटी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, वो आपका यंगर सेल्फ, आपका छोटा वर्जन है। कुछ चीज़ें हमको टाइम ही सिखा सकता है, टाइम ही वो एक्सपोजर दे सकता है। कुछ चीज़ें हमको समय से पहले नहीं पता थी तो उसमें हमारी गलती नहीं है, तो खुद को गिल्ट में लेकर जाना, खुद को प्रेशराइज करना, गुस्सा करना इज़ रॉन्ग, गलत है। आगे लिखिए, अपने इनर चाइल्ड से बात कीजिए, अपने यंगर सेल्फ को फॉरगिव कीजिए, उस वर्जन को
यंगर सेल्फ का मतलब है वो वर्जन आपका जो इमैच्योर था, जो अबेंडनमेंट से डरता था, जो ओवर गिव करता था, जो इमोशनली डिपेंडेंट होता चला गया। यानी आपका वो वर्जन, आपकी पर्सनालिटी का, आपके व्यक्तित्व का वो हिस्सा जो बहुत ही इमैच्योर था, उसको डर लगता था अबेंडन होने से, कहीं ये मेरे को छोड़ ना दे, कहीं ये रिश्ते में से चली ना जाए, चला ना जाए। तो आप ओवर गिव करते रहे, ओवर इमोशनली अवेलेबल होना, उनकी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना, सामने वाले को बहुत प्यार करना, बहुत स्पेशल फील कराना, और आप आराम आराम से इमोशनली डिपेंडेंट होते चले गए। और सामने वाले इंसान को भी सिर्फ हस्बैंड, वाइफ और पार्टनर के रूप में मत देखिए। यानी आपका जो हायर सेल्फ है, यानी स्वयं श्री राधा रानी जी आपको बोल रही हैं कि जो सामने वाला इंसान है ना, आप उसको ये मत देखो कि वो मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरी पार्टनर है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, ऐसे मत देखिए। अगर उस वाले चश्मे से देखोगे तो बहुत दर्द होगा। अब आप देखिए सामने वाला एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उन्हें एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखिए। एक ऐसा इंसान जिसके अपने वुंड्स हैं, अपनी इमोशनल लिमिटेशन है, अपने फियर हैं, अपनी इमोशनल कैपेसिटी है। सामने वाले को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके अपने वुंड्स हैं कि कुछ उनको भी चीज़ें पसंद नहीं आई होगी जीवन में, अपनी उनकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, करियर सेट नहीं हो रहा है, घर में लड़ाई का माहौल है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या वो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, या उनकी कंडीशनिंग ऐसी है, मदर बहुत डोमिनेटिंग या फादर डोमिनेटिंग रहे हैं, शायद वो एक हस्बैंड के रोल में या एक वाइफ़ के रोल में बहुत ज़्यादा आ ही नहीं पाए, वो सामने वाले की बेटी के रोल में ज़्यादा रहे, या सामने वाले के बेटे के रोल में ज़्यादा रहे, यानी भाई के रोल में ज़्यादा हैं, हस्बैंड के रोल में कम हैं। तो हम बोलेंगे उन्हें एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके अपने वुंड्स हैं, अपनी इमोशनल लिमिटेशन है, अपने फियर हैं और अपनी इमोशनल कैपेसिटी है। सब लोगों की इमोशनल कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। कोई इंसान बहुत गहराई से महसूस कर सकता है, बहुत गहराई से प्यार कर सकता है क्योंकि उसके अंदर वो इमोशनल डेप्थ है। लेकिन अगर सामने वाले के पास वो इमोशनल डेप्थ नहीं है, सामने वाला बहुत लॉजिकल इंसान है, तो वो अपने दिमाग से सोचता है चीज़ों को, आपके दिमाग से नहीं सोचता वो चीज़ों को। आगे लिखिए, कई बार वो खुद भी इमोशनली अनकॉन्शियस, कंफ्यूज्ड और वुंडेड होते हैं। यानी कई बार सामने वाला इंसान भी इमोशनली अनकॉन्शियस होता है, उसको भी नहीं पता होता क्या चल रहा है, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो खुद वुंडेड है, यानी खुद कंफ्यूजन की एनर्जी में है। तो यहाँ पर राधा रानी जी कह रही है कि आप उनको माफ़ कर दीजिए। तो अगली लाइन है, फॉरगिवनेस का मतलब गलत बिहेवियर को अलाउ करना नहीं होता। फॉरगिवनेस का मतलब होता है अपने दिल से जहर निकाल देना। राधा रानी जी कह रही है भाई आप उनको माफ़ कर दो, इसलिए नहीं कि भाई वो अच्छे इंसान है, इसीलिए आप शांति डिज़र्व करते हो। और कई बार सामने वाला इमोशनली अनकॉन्शियस है, इमोशनल डेप्थ नहीं है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, खुद उसकी कंडीशनिंग ऐसी है, तो आप उसको माफ़ कर दो। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले के गलत बिहेवियर के साथ हम ओके हैं। बस माफ़ करने का मतलब है हमारे दिल में जो जहर है, कंप्लेंट्स के रूप में, वुंड्स के रूप में, मेमोरीज़ के रूप में, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट के रूप में, उस जहर को हमने अपने दिल से निकाल दिया। आप शांति डिज़र्व करते हो। राधा रानी जी कह रही है आप शांति डिज़र्व करते हो। आगे लिखिए, शांति किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करने से नहीं आएगी। शांति तब आएगी जब आपका इमोशनल सेंटर वापस आपके अंदर आएगा। श्री राधा रानी जी कह रही है कि शांति किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करने से नहीं आएगी कि आप उसको कंट्रोल करो, आपके अकॉर्डिंग वो बिहेव करे, आपके अकॉर्डिंग वो आपकी साइड ले। शांति तब आएगी जब आपका इमोशनल सेंटर अपने अंदर आएगा। इसलिए इस समय हीलिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, साइलेंस, सेल्फ लव, प्रेयर, जर्नलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग। धीरे धीरे आपका इमोशनल चार्ज कम होने लगेगा।
यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि हीलिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप मेडिटेशन करो, चाहे वो आप ब्रीदिंग करो, चाहे आप साइलेंस में जाओ, चाहे आप सेल्फ लव करो, आप लेटर लिखो खुद को, आप इनर चाइल्ड को हील करो, लेकिन आपको अपना इमोशनल चार्ज कम करना है। तो यहाँ पे राधा रानी जी आपको कह रही है ओवर थिंकिंग कम होगी, एंजाइटी कम होगी, इमोशनल सफोकेशन कम होगी और एक दिन आप खुद में एक बहुत खूबसूरत बदलाव महसूस करोगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि धीरे धीरे जब आप इन हीलिंग प्रैक्टिसेस को करोगे ना, तो आपके अंदर का इमोशनल चार्ज कम हो जाएगा, आराम आराम से ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, आराम आराम से एंजाइटी कम हो जाएगी, जो आपको इमोशनली सफोकेशन फील होता है वो कम हो जाएगा और एक दिन आप खुद में एक बहुत खूबसूरत बदलाव महसूस करोगे। आप प्यार करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारी प्यार करने की क्षमता कहीं चली जाएगी। आप प्यार करोगे, शिद्दत से करोगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप केयर करोगे लेकिन अपनी शांति को खोकर नहीं। आप सामने वाले से कनेक्ट करोगे लेकिन इमोशनल बैगिंग नहीं करोगे। यानी जब आप शांत हो जाओगे, सेल्फ लव में चले जाओगे, अपने एक हायर सेल्फ को जन्म दोगे, यूनिवर्स को प्रेयर करोगे, राधा रानी जी को प्रेयर करोगे, अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान मानोगे, तो अब आप प्यार भी करोगे सामने वाले इंसान को लेकिन खुद को नहीं खोओगे। आप केयर करोगे लेकिन अपनी शांति को नहीं गुमा दोगे। आप इमोशनली कनेक्ट करोगे सामने वाले इंसान से, लेकिन आप इमोशनली बैग नहीं करोगे। अगर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, आप देखिए आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इमोशनल बैगिंग इज़ नॉट अलाउड। और चाहे ये रिश्ता बचे या ना बचे, आप बच जाओगे। यानी हमें नहीं पता ये रिश्ता सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एक रिश्ता दो लोगों की नीयत से, उनकी इंटेंशन से, उनके एफर्ट से, उनके माइंड सेट से, उनके रुझान से चलता है। एक तरफा रिश्ता कभी नहीं चलता है। तो हमें नहीं पता कि ये रिश्ता सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप सरवाइव कर जाओगे क्योंकि आपका अपने साथ एक रिश्ता जुड़ जाएगा। आगे लिखिए सिर्फ आप सरवाइव नहीं करोगे, सिर्फ बचोगे नहीं, द लास्ट पैराग्राफ है, सिर्फ बचोगे नहीं, इमोशनली स्ट्रॉन्गर हो जाओगे, स्पिरिचुअली और डेप्थ आ जाएगी, मेंटली और वाइज बन जाओगे। सिर्फ बचोगे नहीं मतलब सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे। ये जो हीलिंग स्पेस आपको मिला है, ये जिसको आप नो कांटेक्ट बोल रहे हो, या आप एक तरीके का रिजेक्शन कंसिडर कर रहे हो, या सेपरेशन बोल रहे हो, ये बेसिकली एक हीलिंग स्पेस है। ये एक इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनोगे, स्पिरिचुअली आपके अंदर और एक डेप्थ आएगी, मेंटली और स्ट्रॉन्ग बनोगे, आपके अंदर एक वाइज, एक विजडम आएगा। और हमेशा याद रखिए, राधा रानी जी कह रही हैं, हमेशा याद रखिए, एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी में प्यार जोड़ना चाहिए, आपकी पूरी एग्जिस्टेंस नहीं छीन लेनी चाहिए। एक रिश्ता यानी कोई एक रिश्ता है, वो आपकी ज़िंदगी में प्यार जोड़े। एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी में प्यार जोड़ना चाहिए, आपकी पूरी एग्जिस्टेंस नहीं छीन लेनी चाहिए। फ़िलहाल तो आपका पूरा एग्जिस्टेंस ही छिन गया है। धीरे धीरे वापस खुद तक आइए, आपकी आत्मा आपका इंतज़ार कर रही है। यानी स्वयं श्री राधा रानी जी आपको बोल रही हैं कि हाँ, आपको बहुत पेन है, सिचुएशन से निकलना मुश्किल है, लेकिन इस सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदलिए। कोई नो कांटेक्ट, सेपरेशन, रिजेक्शन नहीं है। ये एक मौका है खुद के ऊपर काम करने का, अपने आप को एक शांत व्यक्तित्व के धनी इंसान बनाने का, इस रिश्ते को एक नया मौका देने का। डेस्परेट होकर कोई भी जल्दी से समझौता करोगे तो चोट और ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पहले के घाव तो हील नहीं हुए हैं, ऊपर से आपकी सेम एनर्जी है, फिर से रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, कोई छोटी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो पुराने घाव फिर से हरे हो जाएंगे और रिश्ता और गंदे तरीके से ख़राब होगा। इसीलिए रिश्ते का सम्मान करें, सामने वाले इंसान का सम्मान करें और सबसे ज़्यादा अपना सम्मान करें, खुद को प्रेम करें। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव।